एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। लिखित प्रश्न से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? नजदीक से लेखिका ने जब एवरेस्ट को देखा नमचे बाजार से तो वह उन्हें बहुत सुंदर लगा। उन्हें बर्फ के फूल जैसा, प्लूम जैसा लगा। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारी दी? डॉक्टर मीनू मेहता जो इनकी प्रशिक्षक थी, एवरेस्ट की शिखर यात्रा में जो इनकी प्रशिक्षक थी, उन्होंने इन्हें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने, लट्ठों और रस्सियों की मदद से बर्फ की दीवारों पर रस्सियों को बांधने और इसके संबंधित छोटी मोटी जानकारियां दी और आगे के सफर के विषय में भी बहुत सारी उपयोगी जानकारियां दी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका के कंधे पर हाथ रखकर उत्साह बढ़ाया और तारीफ करते हुए कहा कि तुम तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाओगी। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई करनी थी। यह अंगदोर्जी का दूसरा प्रयास था और वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से, जब लेखिका बर्फ की कब्र में कैद हो गई थी, तब अपनी स्विस छुरी की मदद से तंबू का रास्ता साफ किया और उन्हें उससे निकालने में, कब्र से निकालने में, बर्फ की कब्र से निकालने में सफल हुआ। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका सुबह 4 बजे ही उठ गई। उन्होंने बर्फ पिघलाई, चाय बनाई और हल्की चॉकलेट का और कुछ बिस्किट का नाश्ता किया और 5:30 बजे ये जाने के लिए तैयार हो गई, निकल गई। आगे प्रश्न जो हैं 50-60 शब्दों के प्रश्न हैं, थोड़े बड़े प्रश्न होते हैं ये। तो इनमें पहला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल की सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की भयंकर परिस्थितियों से अवगत कराया। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियों को बांधने, रास्ते को चिन्हित करने तथा अन्य इस प्रकार की कठिनाइयों की जानकारी दी। कैंप के एक तरफ का रास्ता साफ किया और ग्लेशियर की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, यह बर्फ की नदी है और समय समय पर यहाँ हिमपात होता रहता है जिससे पिछली तैयारी व्यर्थ हो जाती है। ये थोड़े बड़े प्रश्न हैं, 50 से 60 शब्दों के हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा बड़ा ही लिखते हैं। हिमपात किस तरह का होता है? हिमपात एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है जिससे सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और जो भी इन्होंने पर्वतारोहण के लिए तैयारी की हैं वो सभी दोबारा करनी पड़ती हैं। इससे परिवर्तन ये आता है कि सारी तैयारियां इन्हें दोबारा करनी पड़ सकती हैं। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस प्रकार से किया गया? लेखिका कहती हैं कि अचानक रात को एक बड़ा सा बर्फ का पिंड इनके तंबू में गिर पड़ा और इनके तंबू में और इनके सहयोगियों के तंबुओं को पूरी तरह से कुचलता हुआ वह नीचे लेकर जा रहा था। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति से वह नीचे लेकर जा रहा था और जिससे सभी को चोट लगी, लेकिन फिर भी किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका ने उनके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया और उनकी सहायता के लिए नीचे उतरी, उनको चाय इत्यादि दी और उनकी किट उठाने का भी आग्रह किया। तो उनके इनके प्रयास को देखकर कि हक्का बक्का रह गया। अब अगला प्रश्न है, कैंप एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, इनका वर्णन कीजिए। इसको ध्यान से आप सुनेंगे। सबसे पहले जो कैंप था वो है बेस कैंप था। ये 6000 मीटर की ऊंचाई पर था, 6000 मीटर। दूसरा कैंप यह चढ़ाई के रास्ते में बनाया गया। कैंप 3, इस कैंप को लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया। कैंप 4, ये कोल नामक स्थान पर 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया और उसके बाद शिखर कैंप था। यह अंतिम कैंप था और इस कैंप को एवरेस्ट की चोटी से 2000 मीटर नीचे लगाया गया था। यहाँ से एवरेस्ट को साफ साफ देखा जा सकता था। उसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की स्थिति कैसी थी?
चढ़ाई के समय देखिए जब ये ऊपर चढ़ गए थे तो वहां पर एवरेस्ट की स्थिति जो थी एक शंकु के आकार की थी, जिस पर खड़े होना भी मुश्किल था, जहां पर इन्हें अपनी सुरक्षा का भय सता रहा था। तो इसलिए उन्होंने उस बर्फ को खोदा और उस बर्फ में एक समतल सा स्थान खड़ा बनाया जहां पर ये दोनों अंगदोर्जी और लेखिका खड़े हो सके। सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है? इस अभियान में तो कदम कदम पर सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिलता है। जब शेरपा कुली की मृत्यु हुई, जब चोट लग गई थी इनके सहायकों को, तब इन्होंने अपने हाथ के बनाए स्ट्रेचर से सबको नीचे तक पहुंचाया था। जब इनके साथी की जय और मीनू पीछे रह गए थे, तब ये चाय इत्यादि पिलाने के लिए नीचे उतर कर आई थी। अंगदोर्जी के साथ चढ़ते हुए भी उसका पूरा ध्यान रख रही थी। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हर काम में ये एक दूसरे को सहयोग देते हुए चल रहे थे। उसके बाद आ जाते हैं आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए, इन प्रश्नों में हम क्या देखते हैं कि हमें इन बातों को स्पष्ट करना होता है, किस रेफरेंस में बताई गई हैं ये। सबसे पहला प्रश्न है, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये जो था यह इनके नेता ने कहा था। इनके नेता ने कहा था कि एवरेस्ट जैसे अभियान में तो अगर तुम डर जाओगे। जब इन्होंने कुली के मृत्यु के समाचार सुना तो ये एक तरह से डिप्रेशन में आ गए थे। तो इनके नेता ने इन्हें बताया कि एवरेस्ट जैसे अभियान में तो तुम्हें खतरों का सामना करना है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो सकती है। तो एक तरह से इसमें इन्होंने इनका हौसला बढ़ाया था और वास्तविकता से परिचित कराया था। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोही और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इस भाग में लेखिका ने कहा है कि जब ये पर्वतारोहण की कठिनाइयों के विषय में सोच रही थी, देख रही थी, रोज उनसे सामना हो रहा था, तब ये कहती हैं कि ऐसी कठिनाइयां रोज छूती रहेंगी हमें। और एक तरह से इनके मन में डर आ रहा था कि न जाने कहाँ पर बर्फ की धरातल पर दरार पड़ जाए और वह दरार गहरी खाई बन जाए। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इन्हें बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। लेखिका इस भाग में कह रही हैं कि जब ये चोटी पर पहुंच गई थी तो सबसे पहले इन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। ये अपने साथ हनुमान चालीसा लेकर आई थी और दुर्गा माँ का चित्र लाल कपड़े में लपेट कर लाई थी कि जब ये ऊपर पहुंच जाएंगी एवरेस्ट की चोटी पर तो वहाँ धन्यवाद स्वरूप ये उसे वहाँ पर दबा कर आएंगी। जैसे बहुत से लोग अपने देश का झंडा गाड़ कर आते हैं, तो इन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर दबा दिया। आनंद के इस क्षण में इन्हें अपने माता पिता का भी ध्यान आया।